अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम खबर और तज्जिया में खुश आमदीद। मैं सना कहवान। प्रोग्राम में मेरे साथ मुजम्मिल सरवर्दी साहब। मुजम्मिल साहब बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं, होने जा रहे हैं। क्या होने वाला है, ये मंजरनामा हमारे सामने है कुछ दिन से, और अगले 24 घंटे 48 घंटे बड़े अहम हैं। ऐसे में सलमान अकरम राजा का बयान आज़म सवाती के हवाले से, और ये बिल्कुल ही मुख्तलिफ था मुज़ाकरात के हवाले से, लेकिन JUIF के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ चुके हैं। और वो ये कह रहे हैं कि अगर तहरीक इंसाफ इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात कर रही है तो हमें उस पर एतराज़ है, हमें क्यों लूप में नहीं लिया गया, हमसे क्यों बात नहीं की गई। क्या कहा है JUIF के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने, आपको सुनवाते हैं। डॉक्टर साहब ने आज इनकार किया है, डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब ने, मगर इसके बावजूद असर कैसर साहब से हम जो है ना वो उनसे चाहेंगे कि उनकी तरफ से क्लैरिटी आ जाए, उनकी तरफ से जो है ना एक वजाहत आ जाए कि या ऐसे राब्ते हैं या नहीं है। अगर उनकी तरफ से कोई बात आएगी, क्योंकि वो ऑफिशियली जो है ना वो नॉमिनेट हुए हैं उस तरफ से कि हमसे बातचीत करें, हम उनकी बात जो है ना वो मेरा ख्याल है कि ज़्यादा इसमें बेहतर माहौल में आ जाएगी कि आया अगर राब्ते हैं तो भी हमें पता चल जाए, हमें उनकी आपस के राब्तों के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सियासी बातें अपने तौर पे चलती रहेंगी। मगर फिर इत्तेहाद की बात शायद जो है ना वो हम 2 कदम पीछे हो जाए। मगर अगर उन्होंने बढ़ना है तो फिर हमारे साथ जो है ना वो जो बात एक अंडरस्टैंडिंग थी, उस अंडरस्टैंडिंग पे कायम रहना होगा। बात तो ठीक कर रहे हैं कामरान मुर्तज़ा साहब, क्या कि अगर आपने मुज़ाकरात करने हैं एटलीस्ट हमें तो आप एंगेज करें, जो बात हम पहले भी प्रोग्राम्स में करते रहे हैं। उन्होंने कहा हमें मसला कोई नहीं है, अगर इस्टेब्लिशमेंट से तहरीक इंसाफ ने बात करनी है तो ज़रूर करें, लेकिन उसके बाद हमारे इत्तेहाद से फिर हम 2 कदम पीछे हटते हैं। देखें, पहली बात तो ये है कि अगर तो PTI ने उनको ये कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत नहीं होगी और इस बुनियाद पे इत्तेहाद बन रहा है तो फिर ठीक है, लेकिन क्या JUIF के इस्टेब्लिशमें से राब्ते नहीं? वो तो उनके खिलाफ बयानबाजी करते हैं मौलाना साहब नहीं, असेंबली के फ्लोर पर। नहीं, क्या JUIF या मौलाना फजलुर रहमान के इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते नहीं है? कहते तो नहीं है फिलहाल। नहीं, क्या 26वीं तरमीम पर राब्ते नहीं थे? आप मेरी साहब क्या दरवाज़ा मेरी बात सुनिए ना, खटखटाते नहीं थे मौलाना साहब के? ठीक है ना। तो क्या मेरा टेक्निकल बात यह है कि JUIF के भी मुख्तलिफ टाइमिंग्स पर, मुख्तलिफ मौके पर इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते रहे हैं। लेकिन अगर तो PTI और JUIF के दरमियान इत्तेहाद इस शर्त पे हो रहा है कि दोनों एस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं करेंगे, तो फिर कामरान मुर्तज़ा साहब की बात ठीक है। अगर तो शर्त ये थी कि हम दोनों इत्तेहाद बना रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ और हम दोनों अब एस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं करेंगे क्योंकि हम उनके खिलाफ इत्तेहाद बना रहे हैं, तो फिर कामरान मुर्तज़ा साहब का जो इख्तिलाफ है वो मुझे ठीक लगता है। एक दूसरा एंगल भी है कि खुद ही आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ 1 to 1 हो गए और उसके बाद हम पीछे रह गए, तो कल को क्या बात बनेगी, क्या सूरत हाल होगी? फिर अगर ये है कि PTI ना करे, अच्छा PTI जरा एलानिया करती है, मतलब एक भी मुलाकात हो जिन्हें तो लुडियां ही पान लग पैंते ने कि हाय हमारी एस्टेब्लिशमेंट से मुलाकात हो गई, डांस ही शुरू कर। अवाम की जमात है, सियासी जमात है, अवाम को कुछ बताए बगैर नहीं रहता। साहब की किसी से को मेरा ख्याल मुलाकात क्या फिक्स ही नहीं हुई, बुध को मिलूंगा, मंगल बुध को था। तो शोर उन्होंने इतना डाल दिया है, इतना शोर डाल दिया है कि ऐसे लगता है जैसे उनकी जनरल आसम मनीर से ही मुलाकात तय हो गई है और लग रहा है बड़े सीरियस मुज़ाकरात। तो सलमान अकरम राजा साहब ने ठंडा भी कर दिया ना, सलमान अकरम राजा साहब ने फिर ठंडा भी कर दिया। क्या मैं नहीं पता भी कौन सा मुज़ाकरात हो रहे हैं, क्या मुतनाज़े कर दिया है। अब मैं आपको बड़ी सिंपल बात बताऊं, चलें पहले सलमान अकरम राजा साहब की बात सुनवा दें, फिर आगे चलते हैं। सवाती साहब अपने तौर पर कोशिश कर रही है, तो ये उनकी कोशिश है। पार्टी जो है हैसियत पार्टी ऐसी कोई बात नहीं करती, लेकिन सवाती साहब अपनी तरफ से अगर कोई राह निकालते हैं और वो राह उसूल की बुनियाद पे, हम जो बात हमेशा करते हैं कि हम शफाफ इंतखाब चाहते हैं, हम आइन कानून की बालादस्ती चाहते हैं, हम चाहते हैं लोग अफवाह ना हो, ये सारा कुछ हमारा नस्कुन है। अगर इस हवाले से कोई बात होती है, बात आगे बढ़ती है, मुल्क में जो तकसी आज़ादियाँ हैं, बुनियादी हकूक़ हैं, उनको बहाल किया जाता है तो 100 बिस्मिल्लाह। लेकिन इसके अलावा अगर कोई ये सोच रहा है कि किसी पतली गली से हम निकलने की कोशिश कर रहे हैं या कोई हम जबर के साथ शिरो शक्कर होना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं। ये हुकूमत सुन ले कि अगर कोई सोचता है कि हम पतली गली से निकलने की कोशिश करें तो ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा देखें, बड़ी मुबहम सी बात है, उन्होंने आज़म सवाती साहब के जो राब्ते हैं उनसे लाइल्मी का तो इजहार किया है, लेकिन ये नहीं कहा कि वो उनको मुस्तरद करते हैं और आज़म सवाती साहब राब्ते ना करें। नहीं, उन्होंने कहा अगर उसके जरिए कोई राह निकलती है तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो इसका मतलब है उन्होंने ये नहीं कहा कि आज़म सवाती के पास कोई मैंडेट नहीं है बात करने का। अब आज़म सवाती साहब ने भी कुरान हाथ में उठाकर
वीडियो जारी की थी सूरह बकरा की तिलावत करते हुए कि मैं जो कहूँगा सच कहूँगा और कुरान मजीद। तो हमें तो फिर ज़्यादा आज़म स्वाति साहब की बात माननी चाहिए कि उन्होंने कुरान मजीद हाथ में उठाकर बात की है। अब मैं सलमान अकरम राजा की मानूं या आज़म स्वाति की मानूं? कल को कोई और आ जाएगा। अच्छा, तो मेरे ख्याल में तो आज़म स्वाति साहब ने कहा कि मुझे तो इमरान खान ने कहा है बात करने के लिए, और ये बात उन्होंने कुरान उठा के कही है। वैसे क्यों आजकल के इस डिजिटल दौर में इतनी कंफ्यूजन है? खान साहब को खुद क्यों नहीं सामने लेकर आते बात करने के लिए? क्या मसला क्या है खान साहब को? तो जेल कोई जा रहा है, कोई जा रहा है, एक कैमरा ले जाए, वीडियो पैगाम किसी कैदी को हक हासिल नहीं है, नहीं जेल में है, कैदी को वीडियो का हक हासिल नहीं है। आप समझें वो सजा याफ्ता जेल में है, वो उनको सियासत नहीं कर सकते, वो जेल में, वो कैद हैं, जेल में हैं, कैदी हैं, लिहाजा आपकी ख्वाहिशात पूरी नहीं हो सकती, ये आपकी ख्वाहिशात हैं पूरी नहीं हो सकती। लेकिन टेक्निकल बात मैं ये कह रहा हूँ कि जो आज़म स्वाति साहब के राब्ते हैं, फिर इसका मतलब है JUI फे से ताद नहीं है, क्योंकि आप देखें ना JUI फे ने भी मीडिया पे आकर ये कहना मुनासिब समझा, इन दोनों के दरमियान पहले ये तय हुआ JUI फे और PTI के दरमियान कि एक दूसरे के खिलाफ मीडिया में बात नहीं की जाएगी। हाँ तो नहीं हो रही, लेकिन गंडापुर साहब को तो कोई रोक ही नहीं सकता। और ये तय हुआ कि जी अच्छा अब कोई बात होगी तो दोनों तरफ से एक एक फोकल पर्सन होगा, और ये गंडापुर के इंटरव्यू के बाद दोनों जमातों ने कोड ऑफ कंडक्ट तय किया, उधर से असद कैसर होंगे, इधर से कामरान मुर्जा होंगे, और अगर किसी जमात को किसी के कोई बयान पर तहफ़्फ़ुज़ है तो दोनों जमातें आपस में बात करेंगी, मीडिया पर बात नहीं करेंगी। लेकिन आप ये देखें कामरान मुर्जा साहब को मीडिया पर आके बात करनी पड़ गई, बिल्कुल करनी पड़ गई। तो इसका मतलब है कि वो जो इत्तेहाद है वो कहीं ख़तरे में है। एक तो असद कैसर साहब का लंदन जाना किसी को समझ नहीं आ रहा, एक तरफ वो ग्रैंड अलाइंस बना रहे थे, फोकल पर्सन थे, उन्होंने JUI फे से मामला तय करने थे, दूसरी तरफ वो यकदम लंदन चले गए और वहाँ से मुकम्मल खामोश हैं। बड़ी खबर लेके आएंगे लंदन से, पता नहीं कौन सी बड़ी खबर लेके आएंगे, वहाँ से तो नून लीग के लिए आती है ना बड़ी खबरें। ठीक है ना। तो टेक्निकल तो ये है कि असद कैसर साहब भी कुछ नाराज होकर लंदन चले गए हैं, क्या चक्कर है, क्योंकि इस मौके पर उनका लंदन जाना, कुछ बीमार वो है नहीं, सेहत उनकी ख़राब नहीं है, किसी हॉस्पिटल में वो नहीं है, पॉलिटिकल मुलाकातें वहाँ वो कर रहे हैं, उनके एजाज़ में एक दो तकरीब मैंने देखी हैं लंदन में, लेकिन टेक्निकल उनकी पाकिस्तान से एब्सेंस बहुत मानी खेज है कि इस वक्त जब वो एक तरफ ग्रैंड अलायंस बना रहे थे, JUI फे के साथ सारे मामला तय कर रहे थे, PTI की तरफ से उनके पास मैंडेट था, बड़े अहम टास्क दिए गए थे खान साहब की तरफ से, तो वो सारे टास्क नल एंड वाइड करके वो चुप करके पतली गली से, वो सलमान अकरम राजा कहते हैं ना पतली गली से नहीं निकलेंगे, तो पतली गली से तो असद कैसर साहब निकल गए। वो मुझे लगता है उसी टास्क पर काम कर रहे हैं, उसी टास्क पर अमल पर है लंदन में, लंदन डील। अच्छा नहीं, वो लंदन डील जब हुई थी तब ताहिरुल कादरी लंदन में था, तो अब तो फजलुर रहमान साहब पाकिस्तान में है ना। देखिए वो लंदन डील ज़रूर हुई थी जब धरने होने थे 2014 में, लेकिन उस लंदन डील में ताहिरुल कादरी साहब लंदन में थे, तो इमरान खान की और ताहिरुल कादरी की लंदन में मुलाकात हुई। लेकिन बड़ा कुछ पक रहा है। अच्छा नहीं, मुझे नहीं लगता कुछ पक रहा है, मुझे लगता है कुछ नाराज़ होकर चले गए हैं, क्योंकि PTI में आजकल नाराज़गी का भी एक मौसम चल रहा है ना। शेर अफजल मरवत साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है, उसके कमाल बात की है, सुनवा दे, सुनवाएं। मरवत साहब ने क्या कहा, पहले आपको सुनवाते जी। हमारे क्रिकेटर्स बाहर खेलते हैं बाकी टीमों से, तो वहाँ जीरो हो जाते हैं और आपस में खेलने के लिए अब हीरो बने हुए हैं सब कुछ में। भाई इनका भी हाल जो है PTI के लीडर्स की तरह है, बाहर जो है वो लड़ नहीं सकते, अंदर जो है काफी गर्मा गर्मी है। उन्होंने बाहर लड़ नहीं सकते, अंदर ही लड़ी जा रही है पार्टी एक दूसरे अब क्या कहें, पार्टी से बरतरफ होके? अपने नहीं बरतरफ, देखें अब मुझे नहीं पता कौन कौन बरतरफ हो गया है, आतिफ खान बरतरफ हो गया है, शराम तरकई बरतरफ हो गया है, असद कैसर बरतरफ हो गया है, गड्डापुर बरतरफ हो गया है, मुझे नहीं समझ। करने वालों ने तो बहन को भी बरतरफ कर दिया है, फिलहाल तो लंबी लिस्ट है, बरतरफ कर दिया है। अब आप देखिए ना करक में जो हुआ है, टेक्निकली जो कन्वेंशन हुआ है आज जी, जो चल रहा है सिलसिला कन्वेंशन, कल स्वात में था, कन्वेंशन है करक में, पेशावर में था, आज करक में था, और वहाँ पर आज वहाँ पर कल स्वात में था, अब आजकल वैसे उस पर भी शेर अफजल मरवत साहब ने बड़ी खूबसूरत बात कही है। उन्होंने कहा कन्वेंशनों की जरूरत पंजाब में है, करी KP में जा रहे हो, वहाँ तो आपके और भी बड़ी खूबसूरत बातें की हैं। लेकिन अब आप देखिए ना जो कर्क में कन्वेंशन है उसमें क्या प्ले कार्ड्स हैं,
एक तो मिनरल बिल के हवाले से भी उनके खिलाफ भी मिनरल बिल इसके अलावा बैरिस्टर सैफ मोहसिन नकवी बलूचिस्तान से पास हो गया ना, अभी काम चल जाएगा बलूचिस्तान से। केपी मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं बलूचिस्तान में ज्यादा मिनरल्स हैं अभी। खान साहब की उसमें रजामंदी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। नहीं, अभी आगे जाके पता लगेगा। असल में आप ये प्ले कार्ड पढ़े, अटेंशन ना डाइवर्ट करें। बैरिस्टर सैफ मोहसिन नकवी आपस में भाई भाई हैं। अच्छा, ये पीटीआई के कन्वेंशन में अब ये एक शख्स ने प्ले कार्ड उठाया है, एक शख्स है जिसने एक प्ले कार्ड उठाया हुआ है। आज एक कन्वेंशन एक शख्स नहीं है, पीटीआई का कारकुन है। जरा देखें, डेफिनेशन गलत ना करें, ये दोनों बातों में बहुत फर्क है। ऐसे खुश कर कि जी पीटीआई के कन्वेंशन में जो कर्क में हो रहा है वहां पर एक पीटीआई का कारकुन मौजूद है जिसने ये हाथ में प्ले कार्ड उठा रखा है और किसी ने उसको कहा नहीं कि ये प्ले कार्ड हटा दो। और मुजम्मिल साहब इस प्ले कार्ड से बड़े खुश हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ किसी ने उसको ये नहीं कहा ये प्ले कार्ड हटा दो। अक्सर जलसों में होता है, लोगों ने इस प्ले कार्ड को एंजॉय किया है और इसकी तायीद की है, मैं समझता हूँ, क्योंकि वो मुसलसल लेके खड़ा रहा और सबको पता था वो खड़ा हुआ। और किसी ने स्टेज से भी नहीं कहा कि आप ये प्ले कार्ड बंद करेंगे, आपने क्या हटाया हुआ है। खासी बदनज़मी भी थी आज करके। बदनज़मी अपनी जगह, लेकिन किसी ने इस कारकुन को ये नहीं कहा कि तुमने गलत प्ले कार्ड उठाया हुआ है। तो मेरा मतलब है कि अब जो केपी में कन्वेंशन हो रहे हैं वो तो मुझे लगता है पीटीआई की अपनी हुकूमत के खिलाफ हो रहे हैं। वो गंडापुर के और उसकी वज़रा के खिलाफ वो कन्वेंशन हो रहे हैं मुझे। लेकिन जुनैद अकबर साहब ने भी इस कन्वेंशन में बड़ी अहम बात कर दी है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला आलिया मिन गंडापुर से कोई इख्तिलाफ नहीं है, जब तक उस पर इमरान खान का एतमाद होगा तब तक तो। और मैं वो एतमाद खत्म कराने के लिए दिन रात कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, जल्द ही मेरी कोशिश कामयाब होगी तो मैं उनको हटवा के दम लूंगा। बड़ी सख्त बात कर रहे हैं। इससे अगला फिक्रा ये हो सकता था, लेकिन अब चूंकि हमारे पास वक्त कम है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर जो मीर मुर्तजा भुट्टो के बेटे हैं, उन्होंने सियासत में एंट्री रखी है आजकल। और पिछले दिनों भुट्टो की बरसी पे उन्होंने अपना पहला एक राय थी कि वो जीडीए ज्वाइन करें, क्योंकि उनके पहले जलसे की जो भुट्टो की बरसी पे था उस पर की जीडीए ने बड़ी हिमायत की और जीडीए के कारकुन वहाँ आए और जीडीए के लीडर भी उसमें आए तो लग रहे थे। तो उन्होंने अपने जीडीए में शमूलियत के हवाले से एक वीडियो पैगाम जारी किया, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो सुनाते हैं जी। बहुत से लोग परेशान हो गए कि मैं जीडीए में शामिल हो रहा हूँ। मैं जीडीए में शामिल नहीं हो रहा हूँ, आप बेफिक्र रहें, हम काफ़ी बातों पर हम ख्याल नहीं है। मेरे नज़रियात ये है कि हम दरियाई सिंध को बचाएं, क्योंकि दरियाई सिंध खुद एक मुकद्दस दरिया है। जीडीए से इत्तेहाद नहीं, मेरे बहुत से डिफरेंसेस हैं जीडीए के साथ और मैं जीडीए के साथ इत्तेहाद नहीं करना चाह रहा। तो टाइम देने के लिए बिलावल भुट्टो को ये मैदान में आ गए थे। इंश्योर लोगों को नजरें टिकी थी इस पे। मैदान में था बेनजीर भुट्टो के मुकाबले में मीर मुर्तजा भुट्टो अपना चला रहे थे, तो इसलिए मेरा जाती तौर पर ख्याल है। लेकिन आजकल वो पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल जो हैं वो हुमायूं खान साहब और बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं। अब उनके भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो गए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो गए हैं, जिसमें चोई शुजात साहब सदर हो गए हैं। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का केस अगले हफ्ते लगा हुआ है। बिल्कुल ठीक है। ब्रेक लेते हैं, टाइम शॉर्ट है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन। बात वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के हवाले से ठट्ठा में एक तकरीब में खिताब के दौरान वज़ीर आला सिंध काफ़ी यूँ समझ लें कि गुस्से में थे। केनाल्स के मामले पर भी उन्होंने बात की। आसिफ अली जरदारी की बंद कमरों में होने वाली मीटिंग के हवाले से भी उन्होंने एतराज़ उठाया और उन्होंने कहा कि हुकूमत को चाहें तो आज गिरा दें, लेकिन हम भी जानते हैं कि जमहूरी हुकूमत कौन सी है और क्या इलेक्शन हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। इस पर बात करेंगे। मुजम्मिल सौरवर्दी साहब तो हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, हमें ज्वाइन किया है हमें रहनुमा नून लीग सेनेटर अफनानुल्लाह। अफनान साहब, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। सर, पीपल्स पार्टी का गुस्सा तो नज़र आता है, बजट भी करीब करीब है, एंड उस मौके पे पीपल्स पार्टी का एक बार फिर नून लीग से खफा हो जाना, आपको लगता है कि अब नून लीग मैनेज कर पाएगी पीपल्स पार्टी को? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, हमारी तो पूरी कोशिश है कि जो पीपल्स पार्टी के जो कंसर्न्स हैं हम उनको एड्रेस करें और उनको हम इस अलायंस के अंदर रखें और उसके लिए जो है वो हमारे एंड पे तो पूरी कोशिश है। और जो भी मामलात होंगे वो हम चाहते यही हैं कि कंसेंसस के साथ और तमाम जो हमारे पार्टनर्स हैं, कोलिशन पार्टनर्स, उनको साथ लेके इसके ऊपर आगे लेके जाया जाए। अच्छा, मैं आपको ना पहले ज़रा आज की मुराद अली शाह की गुफ्तगू का एक शॉट सुनवाता हूँ, फिर उस पर हम उससे आपसे बात करेंगे। पहले ज़रा एक शॉट मैं आपको सुनवाना चाहूँगा।
मैंने बताया जनवरी 2024 में पीपल्स पार्टी अवाम के पास थी, तो इन्होंने पीठ पीछे हमारे इरसा ने सर्टिफिकेट दे दिया। चेयरमैन साहब ने अभी क्या कहा 4 अप्रैल को, प्राइम मिनिस्टर से कहा कि अगर आप ये काम करेंगे तो मैं अपने अवाम के साथ खड़ा हूंगा, आपके साथ खड़ा नहीं हूंगा। क्या मतलब है इसका? समझ लें कि हम जल्दबाजी में ब्लैकमेल होके एक गलत फैसला कर लें और हुकूमत छोड़ दें, हुकूमत को गिरा दें। छोड़ो, हम हुकूमत में तो है नहीं। कौन आएगा? क्या इलेक्शन होंगे इस वक्त? क्या हमारा मुल्क मुतहम्मिल है इलेक्शंस का? तो जब कोई जमहूरी कुव्वत होगी नहीं तो ये तो चाहते हैं कि इनको फ्री हैंड मिले, जो चाहे इस मुल्क के साथ करें। ये अपोजिशन वाले चाहते हैं, ये इनकी साजिश है। ये साजिश मैं आपको बताना चाह रहा था। ये तो आपके हक में बात कर रहे हैं वो, कि हुकूमत नहीं गिराएंगे, क्योंकि उनका मौक़िफ़ है कि अगर हुकूमत गिराएंगे तो फिर दोबारा इलेक्शन नहीं होंगे, कोई निगरान दौर होगा, फिर नहरें बन जाएंगी। अब देखें, मुराद अली शाह साहब एक बड़े समझदार आदमी और बड़े सीजन पॉलिटिशियन हैं, और उन्होंने जो बात रेफरेंस की वो जनवरी 2024 की है। अब जनवरी 2024 में तो आपको पता है मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी नहीं। तो मैं भी ये समझता हूँ कि हमें जो है वो सोच समझ के मामलात को आगे लेके चलना चाहिए, और मुल्क के अंदर जो जमहूरी निज़ाम है उसको भी मुस्तहकम करना ज़रूरी है, और जो कौमी यकजहती है और विफाक, पर लड़ाई तो पंजाब और सिंध की नजर आ रही है ना। मुस्लिम लीग नून के पंजाब के लीडर तो सिंध के खिलाफ बयान दे रहे हैं, सिंध के जो लीडर हैं वो पंजाब के खिलाफ बयान दे रहे हैं। पंजाब और सिंध की लड़ाई तो हमें बड़ी क्लियर नजर आ रही है। उसमें मुस्लिम लीग नून की फेडरल गवर्नमेंट है, वो पार्टी, आप खामोश भी रहें तो आप पार्टी हैं। नहीं, वो आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन देखिए बात ये है कि ये पंजाब और सिंध की लड़ाई बनानी नहीं चाहिए ना। ये कोई मतलब कि ये कोई, मैं नहीं समझता कि ये कोई अच्छा तरीका होगा कि हम इसको पंजाब और सिंध की लड़ाई बनाएं। बात ये है कि जो कनाल है वो अभी वो बनी नहीं है, वो उनको बनने में भी बहुत सालों लगेंगे और बहुत सारा पैसा चाहिए होगा। तो ये ओवरनाइट काम तो है नहीं जो हो जाएगा कि कल हो जाएगा, नहीं तो परसों हो जाएगा। ये एक लंबी लड़ाई है ना, इसके अंदर एक तरीके से और एक स्ट्रेटजी के साथ जब वो मामलात को लेके चलना चाहिए। तो अगर मुल्क के अंदर जमहूरी निज़ाम होगा, तमाम जमहूरी कुव्वतें मुस्तहकम होंगी और एक प्लेटफॉर्म पे होंगी, तभी ये मामलात अच्छे तरीके से चलेंगे। वरना फिर ये है कि ज़ाहिर है फिर अगर मामलात ज़्यादा ख़राब होंगे तो फिर सबका ही नुकसान होगा उसमें। लेकिन वो कह रहे हैं बनने नहीं देंगे, कौमी असेंबली और सेनेट में आपका साथ नहीं देंगे और वो नाराज होकर खामोश हैं, खिलाफ वोट नहीं डाल रहे तो हक में भी नहीं डालेंगे। नहीं देखें, वो ये तो बात, अब देखें ना, कोई भी बंदा जो समझता है पार्लिमानी सियासत को वो आपको ये बता सकता है कि पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत जो है उसका चलना जो है वो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो हमें ज़ाहिर है उनकी सपोर्ट चाहिए। उनकी जिस चीज़ के ऊपर वो एहतजाज कर रहे हैं वो भी उसके ऊपर भी बातचीत के साथ मामलात को सुलझाया जा सकता है। देखिए 1991 का अकॉर्ड जो वाटर अकॉर्ड था वो मियां नवाज शरीफ साहब ने तमाम मेजर स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड किया। 1-1.5-2 माह से लड़ाई चल रही है, आप लोगों ने कोई इजलास सीसीआई का कि कोई इजलास तो बुलाया नहीं। फेडरल गवर्नमेंट तो खामोशी में ही आफियत समझ रही है कि वक्त गुजर जाएगा। मतलब यहाँ तो ना प्राइम मिनिस्टर ने कोई इजलास बुला लिया है, सारों सूबों के वज़राए आला को बुला लिया है, पंजाब और सिंध को बुला के बिठा लिया है, कोई कमेटी बना दी है। खामोशी है फेडरल गवर्नमेंट से, जैसे वो समझ रहे हैं कि इस तरह वक्त गुजर जाएगा। देखें, बात यह है कि ज़ाहिर है हम लोगों की कोशिश तो यही है कि हम पीपल्स पार्टी को इसके ऊपर जो है वो अलाइन करें इस मामले के ऊपर अपने साथ, और एक ऐसा फार्मूला डेवलप करें जिसके तहत जो है वो जो उनके कंसर्न्स हैं वो भी एड्रेस हो जाएं, और अगर कनाज वगैरह बनानी है तो वो भी बन जाए, अगर ऑफ कोर्स कंसेंसस इवॉल्व होता है। और जमहूरियत के अंदर जो है वो उसकी स्ट्रेंथ भी तो आप ये कहें अगर कंसेंसस नहीं होगा तो आप कनाल ड्रॉप कर देगा पंजाब? पॉसिबिलिटीज देखिए, बात यह है कि मैं तो ये समझता हूँ कि कॉन्सेंसस के साथ अगर प्रोजेक्ट करें तो वो फिर बन भी जाते हैं और वो लॉन्ग टर्म भी होते हैं। अगर कॉन्सेंसस नहीं होता तो ड्रॉप करेंगे या पंजाब कहेगा मेरा राइट है मैं बनाऊंगा? देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान के वफाक से ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो कोई भी पानी का मंसूबा नहीं हो सकता ना। अगर सिंध के लोग जो हैं वो सरापा एहतजाज होंगे तो कोई ऐसा काम करना जिससे मुल्क के अंदर इंतशार, पहले मैं तो ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि वो बहुत कोई अक्लमंदी का काम नहीं होगा। फिर ड्रॉप कर देना चाहिए? नहीं, ड्रॉप तो करना तो नहीं, लेकिन इसको आप मतलब इसको आप इसको डिले कर सकते हैं ना। उनका कॉन्सेंसस इवॉल्व करने में टाइम लग सकता है। आप उनको उनके जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस किया जा सकता है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये करके देखें, जो प्रोजेक्ट इस मुल्क में बने हैं ना वाटर के, वो कॉन्सेंसस से ही बने हैं। मैं इसलिए वाली बात कह रहा हूँ।
जो कंट्रोवर्शियल हो गए हैं ना, उनके ऊपर फिर जिद और अनाएं आ जाती हैं, वो फिर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो नहीं पाते, क्योंकि कभी ना कभी हम हुकूमत में होते हैं, कभी पीपल्स पार्टी आ जाती है, कभी कोई और आ जाता है, तो वो फिर चीजें चल नहीं पाती। तो इसलिए बेहतर यही है। अब देखें ना, अब बात सिर्फ दरियाए सिंध की नहीं है, 5 दरियाओं की। आज मुराद अली शाह साहब का अब बहस सिर्फ दरियाए सिंध तक नहीं है, क्योंकि आपका इस हवाले से ये है कि ये हम सुतलेज से निकाल रहे हैं, हेड सुलेमानकी से, तो ये हम सिंध पे तो बना ही नहीं रहे, तो सुतलेज पे बना रहे हैं। सुतलेज का पानी हम लेंगे, जो पंजाब की यहाँ पोजीशन है कि ये दरियाए सिंध से तो नहीं, हम सुतलेज से ले रहे हैं। तो मैं आपको मुराद अली शाह साहब का शॉर्ट सुनवाता हूँ, क्योंकि इस कनाल पे पंजाब की पोजीशन तो यही है कि दरियाए सिंध का पानी नहीं है, सुतलेज का पानी है। तो आप सुने मुराद अली शाह साहब किसी सूरत नहीं मानेंगे, सुन लेते हैं। कोई भी कनाल इंडस रिवर सिस्टम पे, ना सिर्फ सिंधु पे, चनाब पे, रावी पे, झेलम पे, सतलुज पे नहीं बनाने देगी। आप सिर्फ दरिया सिंध की बात करते हैं, मैं कहता हूँ ये 500 दरिया हमारे हैं, सिर्फ दरिया सिंध हमारा नहीं है, ये 500 दरिया हमारे। अफनान साहब बड़ा सख्त मौकफ आ गया। देखिए ना, अगर पंजाब का ये मौकफ था कि ये सुतलेज से बन रही है, तो फिर तो वो कहते हैं सुतलेज पे भी नहीं बनाने देंगे। देखिए, वो उनका जो आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि वो सतलज जाकर निकलता सिंध में ही है, और इसलिए वो ये वाली बात कर रहे हैं। लेकिन देखें, मैं ये वाली बात पहले भी मैंने की है कि देखें, हमें ये बात इंश्योर करनी चाहिए सिंध के जो हमारे भाई हैं उनको, कि भाई आपका पानी चोरी नहीं होगा। उसके लिए टेलीमेट्री सिस्टम लग रहा है, 1 साल के अंदर वो लग जाएगा। उसके ऊपर आप एक एक बूंद की जो है वेरिफिकेशन आप कर सकते हैं कि कितना आया और कितना आगे दिया गया, और उसके ऊपर हम कॉन्सेंसस इवॉल्व कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम एक जो है वो कोलिजन की तरफ हम जाएं। और देखिए, बात ये है कि अगर मुल्क के मुफाद में बिल्कुल है, या कहते हैं, मैं भी समझता हूँ कि कनाल वगैरह बननी चाहिए, ज़रा पानी ज़ाया नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर हम तमाम मेजर स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड कर लेंगे और थोड़ा सा इसके ऊपर डेलिब्रेशन कर लेंगे, तो शायद ये मामला और उलझने की बजाय सुलझ जाए। नहीं, पर वो कहते हैं सीसीआई के इजलास में आपके वोट ज़्यादा हैं। एक ये भी राय है कि सीसीआई से तो आप पास करा लेंगे तो आपके वोट ज़्यादा हैं, लेकिन आप पास करा नहीं रहे। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो है ना मामला, ये मैं आपको ये बताने के लिए कि ये ज़ाहिर है ये बड़ा सेंसिटिव मामला है, पानी का जो होता है, इसके ऊपर जो है ना बहुत ज़्यादा इंतशार फैल सकता है। इसलिए अगर आप जाके खबरें चेक करें तो 14 जनवरी की एक्निक की मीटिंग के अंदर जो कनाल का प्रोजेक्ट था उसको एजेंडे पे नहीं लाया गया, और उसकी वजह भी यही थी कि हम चाह यही रहे हैं कि इसके अंदर एक कॉन्सेंसस इवॉल्व कर लिया जाए, और इसलिए कहते हैं इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो ये देखें, अगर हमने सीसीआई के इजलास में लेके जाके स्ट्रॉन्ग आर्म करके निकाल भी लिया और कॉन्सेंसस ना हुआ, तो ये काफ़ी लंबा प्रोजेक्ट होते हैं ना, ये फिर एक दिन के तो नहीं है कि आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, 10 दिन में कर लेंगे, 1 महीने में कर लेंगे। ये तो ज़रा आपको इसके अंदर एक कॉन्सेंसस इवॉल्व करना था। और मैं आपको एक और बात बताऊँ, देखें, अगर हमने पानी का मसला पाकिस्तान का हल करना है तो नंबर 1 प्रायोरिटी इज़ दामिर भाषा डैम, उसके लिए हमारे पास पैसे हैं नहीं। नंबर 2 इज़ मेमन डैम, वो बन रहा है, वो इंशाल्लाह बन जाएगा। भाषा डैम को तो 2035 तक डिले हो गया है, क्योंकि हमारे पास जो फंड्स अवेलेबल हैं उसमें तो हम 2035 में भी उसको नहीं बना सकते। तो हमें जो है वो एक तो इसको सेंसिटिव मामले को जो है वो तरीके से लेके चलना चाहिए, और दूसरा ये है कि हमें प्रायोरिटी फंड्स की उसी तरह से निकालनी चाहिए जिस तरह से हम ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर सकें, वरना फिर ये होगा कि 2030 के बाद और मसला ख़राब हो जाएगा। देखिए, 2030 के बाद मसला पाकिस्तान में पानी का ज़्यादा ख़राब होगा, हमें अपने रेजरवायर ज़्यादा करने हैं, और रेजरवायर का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो दामिर भाषा डैम है। अच्छा, नहीं, अब आप देखें ना, एक तो पीपल्स पार्टी आपसे नाराज़ है, दूसरा एमक्यूएम कराची के लिए 100 अरब मांग रही है, और वो भी आपको आंखें दिखा रही है कि अगर आपने उनको कराची के लिए 100 अरब रुपया ना दिया तो लगता है कि वो भी कहते हैं कि फिर हमने इस हुकूमत में रह के क्या करना है अगर हमें कराची के लिए फंड्स नहीं मिलते। उनसे भी आपकी लड़ाई चल रही है, तो सिंध आपके तो दोनों इत्तेहादी आपसे नाराज़ चल रहे हैं। जी, नाराज जो है वो एमपीएम को तो खैर हम मना लेंगे, वो इतने ज़्यादा नाराज़ नहीं है, पीपल्स पार्टी ज़्यादा नाराज़ है, और उनको हम मनाने की हमारी पूरी कोशिश है कि हम उनको मना लें। और एक एमपीएम के गवर्नर ने 100 अरब रुपया मांगा है, वो कहते हैं नहीं देंगे तो फिर हम अलहदा हो जाएंगे। नहीं, मुझे यकीन है एमपीएम वाले अलहदा नहीं होंगे और वो हमारे साथ ही रहेंगे। अच्छा, अफनान साहब, नहीं, ये यकीन खबरें भी थी, कुछ दबी कहीं और से गारंटी है, इसलिए है, एमक्यूएम की तरफ से नहीं है, ये कोई और थर्ड गारंटी की वजह से है। देखिए, दुनिया में गारंटियां तो किसी की भी नहीं चलती, गारंटियां तो पता नहीं कौन कौन सी कहाँ किस किस ने दी थी और वो चली नहीं, तो वो गारंटी तो कोई चीज़ होती नहीं। मैं आपको पॉलिटिकल असेसमेंट बता रहा हूँ कि मुझे यकीन है कि वो मामला इस हद तक नहीं जाएगा।
कि इतना ज़्यादा ख़राब हो। ठीक है अफनान साहब, कुछ मार्केट में दबी दबी सी खबरें थी या यूँ समझ लीजिए कि कुछ प्रोपेगेंडा था जो ज़बाज़त आम था। आज वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने क्लियर भी किया कि जरदारी साहब केनाज के मामले पर पहले ही मंजूरी दे चुके थे अपने स्टेक होल्डर से मुशावरत के बगैर। इन खबरों में कितनी सदाकत? नहीं देखें, इसमें तो कुछ शक है ही नहीं। ये मसला यहाँ तक आता ही ना, 14 मई 2024 को मीटिंग हुई है पहली, प्रेसिडेंट साहब को ब्रीफ किया गया है। 15 मई 2024 को ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के हेड ऑफिस प्रेसिडेंट साहब गए हैं और फिर उसके बाद 8 जुलाई 2024 को एक और प्रेसिडेंट हाउस में मीटिंग हुई है जिसका एलामिया निकला है बाकायदा, और एलामिया आप जो है वो प्रेसिडेंट का जो प्रेस ऑफिस होता है वो इशू करता है और उसमें ये वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि विफाक और सूबे फंड्स प्रोवाइड करें इन कनाल्स को बनाने के लिए, क्योंकि कुछ कनाल सिंध में भी बननी है, खाली पंजाब में नहीं बननी, काफ़ी सारी कनाल। तो अब ज़ाहिर है सिंध में उनकी हुकूमत भी है और सदर साहब जो है वो ज़ाहिर है को चेयरमैन भी है पीपल्स पार्टी के, तो इसीलिए तो ये मामला यहाँ तक आ गया है। वरना अगर ये शायद शुरू में ले लिया जाता स्टैंड तो शायद ये मामला यहाँ तक पहुँच ही ना पाता। सही नहीं, फिर आपको लगता है पीपल्स पार्टी जो सिंध का पब्लिक रिएक्शन है उसके दबाव में है इस वक्त, डबल गेम कर, वरना वो पहले मान गए थे जो सिंध में अवामी दबाव GDA ने और दूसरी जमातों ने बनाया है, सिंध कौम परस्तों ने, उसके दबाव में है पीपल्स पार्टी। देखें बात यह है कि सिंध के मफाद के खिलाफ मुस्लिम लीग नून भी कोई काम नहीं करेगी। हम देखें हम विफाक की पार्टी हैं, ये खाली कोई पंजाब और सिंध का मामला नहीं है। और ज़ाहिर है देखें जब लोग निकल आते हैं ना तो फिर आपको उनको रिस्पेक्ट करना पड़ता है, उनकी बेशक उनकी बात अगर ठीक ना भी लगे लेकिन आपने उनको रिस्पेक्ट करने हैं और सिंध में लोग निकल आए हैं इसीलिए तो देखें ना, वरना तो ये तो कौन इस प्रोजेक्ट को रोकता। आवाम अगर ना निकलती तो फिर ये हो जाता था। तो अगर आवाम अब निकल आए हैं, पीपल्स पार्टी को भी रिएक्शन आ रहा है, तो हमें ज़ाहिर है बड़े एहतियात से इन मामला को लेकर चलना चाहिए और हमारी यही कोशिश है कि इसमें हम कॉन्सेंसस इवॉल्व करें। लेकिन ऐसे में हुकूमत को धमकी तो नहीं देनी चाहिए ना पीपल्स पार्टी को सीधी सीधी? कौन सी धमकी? जो दे रहे हैं मुराद अली शाह साहब ने भी कहा किसी सूरत सिंध के साथ धोखा हो रहा है, पीपल्स पार्टी के साथ नाइंसाफी हो रही है, ताउन नहीं करेंगे, वोट नहीं देंगे, ये तो है ना। वो देखिए वो तो ये कह रहे हैं ना कि मतलब कि इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले तो मामला ज़ाहिर है उधर से ही अप्रूव हुआ था। अब अगर वहां से मामला जो है वो तब्दील हो गया है तो उसको फिर हमें ठंडे चलना चाहिए इस मामले को। हाँ जी। अच्छा, कराची की पॉलिटिक्स को क्या देख रहे हैं? ANP और सूबों में मसला खराब हुआ है जी, बलूचिस्तान में भी ज़ाहिर है मसला चल रहा है, KP में भी, तो हमें बड़ा सोच समझ के जो है वो मामले को आगे लेकर हुकूमत के लिए टफ टाइम है। इन शॉर्ट आपकी बातों से तो यही लग रहा है हुकूमत के लिए तो मसला है। हमने आज MQM और ANP का इत्तेहाद देखा है पीपल्स पार्टी के खिलाफ, या कराची के मसाइल के हवाले से, डंपर माफिया के हवाले से। आपका ताल्लुक कराची से है, आप कैसे देखते हैं वहाँ पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद में मुस्लिम लीग नून इस इत्तेहाद में पीपल्स पार्टी के साथ होगी या MQM के साथ होगी? देखिए पीपल्स पार्टी हम लोगों का अपना जो है वहाँ पे एक ज़ाहिर हमारी वहाँ पे प्रेजेंस है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, और वहाँ पे हम एक टाइम पे बहुत ज़्यादा सीटें भी जीतते रहे हैं। 2015 के जो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून दूसरे नंबर पे आई थी कराची में, तो वहाँ पे हमारी एक सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है। और ये चीज़ें कि कौन किसके साथ होगा ये तो इलेक्शन के करीब ही होते हैं, अभी ये इट्स टू अर्ली टू से कि हम नहीं। अभी ये डंपर माफिया के इशू पे जो एहतजाज होने लगा है, या और जो सिंध गवर्नमेंट के कराची के इशू पे जो एहतजाज है कि कराची से ज्यादती हो रही है, जो हम वहाँ एक अलायंस बनता देख रहे हैं, उसमें आप कराची में कहाँ खड़े हैं? पीपल्स पार्टी के साथ खड़े हैं, MQM के साथ खड़े हैं? देखिए मैं तो ये समझता हूँ कि हमें ये बिल्कुल डंपर माफिया और ये जो बिलखुसूस ये जो पानी वाला जो माफिया है इसको तो कराची में इसको तो क्लैम्प डाउन करना चाहिए। क्योंकि इसकी वजह से हो ये रहा है कि जो लोगों को पानी पाइपों में मिल रहा है उनको जो पैसे देके ले रहे हैं और लोग बच्चे जो हैं और जो 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 बेचारे कहीं वॉक कर रहे हैं, कहीं कोई काम से जा रहे हैं, वो डंपर उनके ऊपर चढ़ जाते हैं और फिर और ऑन टॉप ऑफ दैट आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह होता है। तो ये तो एक है ही रेसिपी फॉर डिजास्टर। तो इसको तो ये तो मैं तो समझता हूँ इसको बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। पानी का कोई टैंकर मूव करने नहीं देना चाहिए कराची में। ये सारा पाइपों में डाले पानी और ये जो दिहाड़ियाँ लगा रहे हैं ये बंद करें। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया अफसान, थैंक यू सो मच। मतलब साहब ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। और अब बात ईरान अमेरिका न्यूक्लियर डील के हवाले से एक ख़त जो कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से 7 मार्च को लिखा गया, लेकिन उस ख़त के जवाब में ईरान की तरफ से कोई खातिर खा
जवाब सामने नहीं आया था, मुस्तरद किया गया था। लेकिन हाँ, जो बिलवास्ता मुज़ाकरात हैं उस पर तेहरान ने, ईरान ने ज़रूर जोर दिया था। और अब सूरत हाल यह है कि ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर अमेरिका के साथ बिलवास्ता मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। अब इस पर बात करेंगे। मुजम्मिल सौरवर्दी साहब स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद है और हमें ज्वाइन किया है खुर्शीद कसूरी साहब ने, साबिक़ वज़ीर ख़ारजा हैं। कसूरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। मुजम्मिल साहब, ओवर टू यू। कसूरी साहब, पहले आपको डोनाल्ड ट्रंप का एक शॉट सुनवा देते हैं जो उन्होंने ईरान के हवाले से बात की थी, फिर उसके बाद इन टॉक्स पर बात करते हैं। पहले जरा डोनाल्ड ट्रंप का एक शॉट सुन लें आप जी। I think if the talks aren't successful with Iran, I think Iran is going to be in great danger. And I hate to say it, great danger, because they can't have a nuclear weapon. देखें, ये एक तो उन्होंने कहा इन ग्रेट डेंजर हैं, लेकिन आज मस्कत में, अमान में मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं। आप अब इनको इस तनाजुर में कैसे देखते हैं? एक तो प्रेसिडेंट ट्रंप की एक पुरानी इबादत है, उन्होंने किताब जो लिखी है आर्ट ऑफ द डील, उसमें भी ये नज़र आ रहा है कि वो पहले प्रेशराइज बहुत ज़्यादा करते हैं। क्या वो समझते हैं कि किसी के औसा वो ख़ता कर देंगे और उसके नतीजे में कुछ उनको डील बेहतर मिल जाएगी। अभी जो उन्हें तजुर्बा हुआ है, ये जो उन्होंने टैरिफ्स लगाए हैं, 125 वो लगाएंगे, 125 वो कर दें। आज वो उन्होंने बढ़ाया है, चीन और बढ़ा देगा, क्योंकि अब नंबर्स की वक़्त कोई नहीं रही। अफेक्टिवली दोनों ने एक दूसरे पर ट्रेड एम्बार्गो लगा दिया है। अब प्रेसिडेंट ट्रंप को अंदाज़ा हो रहा, स्टॉक मार्केट्स तो हो गया है, ट्रंप साहब को अंदाज़ा हो या ना हो कि ये चीज़ अब चलने वाली नहीं। तो ये मेरा ख्याल है प्रेसिडेंट ट्रंप ने मिसकैलकुलेट किया था उस केस में, कि उनका ये ख्याल था कि वो जो धमकियां दे रहे हैं, शायद चीन जो है वो उनकी धमकियों से घबरा जाएगा। नज़र ये आ रहा है कि ऐसा नहीं हुआ। अब आप आ रहे हैं ईरान की तरफ। ईरान, ये कोई डाउट नहीं है कि उसको एक ऐसी पोजीशन में ले आए हैं कि वाकई पहले के मुकाबले में वो कमज़ोर इस तरह हो गया है कि उसके जो इस इलाके में एलाइज थे, चुन चुन के हमास, हिजबुल्ला, हूतीज़ और इराक में भी जो उनके कुछ सपोर्टर थे, लगता है कुछ उन पर इन्होंने कंट्रोल मुख्तलिफ हरबों से किया है। हिजबुल्ला का तो बिल्कुल वाज़े है कैसे किया है। हमास बेचारे जो कीमत अदा करनी पड़ी है फ़लस्तीनियों को आपके सामने है, लेकिन फ़लस्तीनी अभी भी हथियार नहीं डाल रहे हैं। और बावजूद इसके कि इजराइल ने उनको ये कहा था हम ये करेंगे वो करेंगे, अभी तक उन्होंने हैंड ओवर नहीं किए उनके हॉस्टेजेस। अब आ जाती है ईरान की तरफ। ईरान के साथ एक पुराना एग्रीमेंट था JCPOA का, जिसमें हम अपनी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में कह रहे थे P5+ जर्मनी। ये हो चुका था एग्रीमेंट दुनिया की 5 परमानेंट मेंबर्स प्लस जर्मनी के साथ, और सारी दुनिया ये समझ रही थी कि अगर मकसद ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम को कंट्रोल करना है, यानी उसका मकसद अगर ये है कि ईरान न्यूक्लियर पावर ना बने, तो शायद ईरान ये कीमत पे करने को तैयार था, क्योंकि वो जो भी था इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, सबकी इंस्पेक्शन शामिल थी। लेकिन अगर उसका मकसद ये है कि आपको हम फ्रेंडलेस छोड़ेंगे, आपकी फॉरेन पॉलिसी कंट्रोल करेंगे, आप अपने इत्तेहादी बना नहीं सकेंगे, तो कोई मुआहदा नहीं होगा। फिर अमेरिका को ये सोचना पड़ेगा कि एक तरफ वो चीन 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 करता पड़ रहा था कि जी हमने चीन में जाना है और ये करना है, ताइवान को ये तो इन्होंने नहीं कहा, लेकिन जितनी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन इनसे पहले आई है वो ताइवान का बड़ा नाम ले रही थी, इन्होंने ताइवान का तो इतना नाम नहीं लिया, लेकिन चीन इन पे सवार है, इनके हवास पे। तो चीन की तरफ जो इन्होंने तवज्जो देनी थी, एक तो टैरिफ्स की तरफ से हट चुकी है। अगर ये खुदा न खास्ता जंग छिड़ गई तो फिर भूल जाए साउथ चाइना सी को, भूल जाए जो नॉर्थ ईस्ट में जंग है या ये पैसिफिक के अंदर। फिर इनको सारा मिडल ईस्ट ने साबित किया है कि जो बैरूत में हमला हुआ था, जिसमें ईरानी यानी एक जो सेल उसमें धमाका, चाहे वो सुसाइड बॉम्बिंग थी या और बॉम्बिंग थी, मैं अब तो मुझे याद, मैं कॉलेज में पढ़ता था, उसके बाद की बात है, 250-300 बंदे तो उसमें ही अमेरिकन जो थे मारे गए थे, जिसने इनको हिला कर रख दिया। इसलिए अमेरिका को ये सोचना पड़ेगा
क्या वो अपने फौजी भेजेगा इस इलाके में? अगर नहीं भेजेगा तो क्या उसके जो इत्तेहादी हैं वो सेफ रहेंगे? सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन, ये उसको सोचना पड़ेगा। नहीं, पर एक अमूमी राय तो ये है कि ईरान इज एट अ वीकर पोजीशन, कि ईरान के पास ज्यादा चॉइसेस नहीं है। मैंने तो खुद ही आपको कह दिया है जी कि ईरान, मैंने खुद कहा है कि है, लेकिन आप अगर किसी को दीवार से लगा दें तो फिर वो क्या करेगा? आप अगर दीवार से लगाएंगे, नंबर 1, नंबर 2, ये जो रजीम है, जैसे नॉर्थ कोरिया में एक होता है ना आइडियोलॉजिकल रजीम, जो एक जमाने में चीन था, जब हमला हो रहा था नॉर्थ और साउथ कोरिया वाली कहानी जो, तो उससे चीन ने के पास क्या था? उन्होंने ह्यूमन वेव्स यूज की थी, बंदे मरवा लिए थे और अमेरिका को आगे नहीं बढ़ने दिया, और कोरिया में के साथ आर्मिस्टिस करनी पड़ी और नॉर्थ और साउथ कोरिया वजूद में आ गए। अब तो चीन बहुत ज़्यादा मजबूत है उसके मुकाबले में। तो ईरान को ने साबित किया है कि वो अदा कर सकता है कीमत, उसने कीमत अदा की है। अगर इन्होंने किया तो ये मैं समझता हूँ अब सा ये सोचना कि ईरान रिएक्ट नहीं करेगा। मुझे नहीं पता कि ईरान इजराइल के केस में क्या कुछ कर सकता है, उन्होंने क्या प्लानिंग की है। उन्होंने पहले जो मिसाइल दागी थी बहुत सी रोक ली गई थी, लेकिन जो ज़मीन पे गिरी थी उन्होंने भी एक तो नुकसान भी पहुंचाया था, नंबर 2 सारे इजराइल में सरासिमगी फैल गई थी, लोग भाग रहे थे, शेल्टर्स में जा रहे थे, और एक मिसाइल को रोकने के लिए उस वक्त फिगर्स आई थी बट पता नहीं $2 मिलियन या $20 मिलियन की फिगर आ रही थी, जो उनका खर्चा हो रहा था कुछ $1000 ईरान का। तो ये चाहे वो मरे या मारे इजराइलीज को या नहीं, क्या उनकी मिसाइल रोके या नहीं, या ईरान ने कोई नई हिकमत अमली की है? एक बात क्लियर है कि अगर ईरान को ये पता हो कि हम पे जंग मुसल्लत की जा रही है तो फिर वो क्या नहीं करेगा। फिर जो अमेरिका के एलाइज हैं उनको भी सोचना पड़ेगा इस इलाके में कि ईरान क्या कर गुजरेगा। तो इसलिए मैं समझता हूं फिर चीन और रूस को सोचना पड़ेगा। पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? अगर इस इलाके में पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा? ईरान यूएस कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा? हम अमेरिका के साथ होंगे? नहीं, मैं यहां तक तो नहीं जाऊंगा। एक जमाने में ईरान हमारा इत्तेहादी था, बलूचिस्तान में भी हमारी मदद कर रहा था, उनके हेलीकॉप्टर्स भी हमारी मदद करने को आए थे शाह ऑफ ईरान में। जब उसके बाद तब्दीली आई तो मैं मानता हूँ कुछ पॉलिसी में तब्दीली आई है, लेकिन बहुत से अच्छे वक्त आया। मैं जब फॉरेन मिनिस्टर था तो मैं आपको अब बता सकता हूँ, उस वक्त भी यही ऐसी हुकूमत ही थी। उनको हमने दावत दी, उनके सदर आए, उनको इस्लामाबाद छोड़े लाहौर में बुलाया गया, उनके ऐसी यहाँ पुरतपाक रिसेप्शन हुआ इनका, और फिर उनके साथ हमारा ट्रेड बढ़ा। और उन्होंने, मैं तो यहाँ तक आपको कहूँगा, उन्हें हमें इतना ट्रस्ट हो गया एक ज़माने में कि अली लरीजानी जो शायद बीच में सेक्रेटरी जनरल भी रहे हैं, उनके सिक्योरिटी काउंसिल के स्पीकर भी रहे हैं और अभी भी उनका रोल है, वो मेरे दफ्तर में 6 घंटे बैठे रहे इस्लामाबाद में। अली लरीजानी वो न्यूक्लियर उनकी अथॉरिटी के वो माहिर समझे जाते थे, और वो पाकिस्तान पे एतबार कर रहे थे कि हमारी अमेरिका से रिलेशनशिप बहुत अच्छी थी। तो वो मुझे कह रहे थे कि आप हमारे बिहाफ पे बात करें अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। मैंने मिलके एक प्रोग्राम बनाया था जो मैंने अमेरिका से शेयर किया था, कॉन्डोलीजा राइस को पकड़ाया था, उससे तो अमेरिका इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन उनकी हम पे कॉन्फिडेंस उस वक्त बहाल हो चुका था। मानता हूं हमारे जो हालात हैं उनमें उतार चढ़ाव है, लेकिन पाकिस्तान ये कभी नहीं चाहेगा, जो हालात हैं इसका सेक्टेरियन एस्पेक्ट भी है। हमारे शिया भाई पाकिस्तान में जो है, एक उनमें फ़र्क है, शिया सुन्नी सऊदी अरब या ईरान। हमारे जो शिया हैं वो ना तो सऊदी या दूसरे ममालिक की तरफ, जो मुसलमान ममालिक है, सऊदी को छोड़ ही दें, जो दूसरे ममालिक में डिवीजन है, हमारे मुल्क में नहीं है खुशकिस्मती से। हमारे यहाँ मेजॉरिटी सुन्नीस की है, लेकिन हमारा मीडिया, हमारी बैंकिंग, हमारी फॉरेन पॉलिसी, हमारी फौज, हर जगह पे शिया जो हैं वो माकूल तादाद में मौजूद हैं। हमने उस किस्म की डिस्टिंक्शन नहीं की। हमें
हमारी जब भी फॉरेन पॉलिसी बनती है तो हमको ये सोचना पड़ता है कि अगर ईरान पे हमला होता है, कम से कम मैंने बिल्कुल क्लियरली कहा था, मैंने, और ये तारीख गवाही देती है, मैंने किताब में लिख दिया था जब मुझे कहा गया था कि आप इराक पे हम हमला कर रहे हैं, हमारी सपोर्ट करें, मैंने उनके मुंह पे कहा था। डिफेंस सेक्रेटरी डोनाल्ड, उनका मैं नाम भूल गया हूं, उनको मैंने कहा था, डोनाल्ड रम्सफेल्ड, मैंने उनको कहा कि जनाब ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा, लेकिन तो खुल के कहा उनको, एक अफगान सपोर्ट नहीं किया, तो इसलिए कि हम क्या करेंगे, हम सपोर्ट तो नहीं करेंगे हमला ईरान पे, क्या हम उससे ज्यादा कुछ कर सकते हैं, ये एक दूसरी बात है। अफगानिस्तान की एक एयरबेस है, बगराम एयरबेस, उसका बहुत जिक्र आ रहा है कि अगर ईरान पर हमला करना है तो वो एयरबेस अमेरिका को चाहिए होगी कि वो उसको यूज करेगा बमबारी के लिए। इसको आप कितना पॉसिबल देखते हैं कि अफगान तालिबान की हुकूमत वो एयरबेस अमेरिकन को दे देगी या नहीं देगी? मेरा अपना अंदाजा है, और अंदाजा मैं जब बात करता हूं, मैं हवाई फायरिंग नहीं करता, मैं तजुर्बे पे बात कर रहा हूं। ईरान बावजूद इसके कि कट्टर सुन्नी था और बावजूद इसके कि वो ईरान शिया था और कट्टर जो उसके मुखालिफिन थे वो थे इसमें तालिबान में, और उसामा बिन लादेन की औलाद और इनको पनाह दी थी ईरान ने एक मौके पे। और फिर तालिबान की लीडरशिप में जो लास्ट हमला हुआ है, आपको याद होगा, जो पाकिस्तान में उनके लीडर मारे गए हैं पाकिस्तानी तालिबान के, वो ईरान से आ रहे थे जब बलूचिस्तान में उन पर हमला हुआ है। तो मैं नहीं समझता कि ये रजीम अव्वल तो हैंड ओवर करेगी जो बेस है, जिसका आजकल बड़ा जिक्र किया जा रहा है कि जी उनको हैंड ओवर कर देंगे बेस। नंबर 2 ये कि वो इजाज़त देंगे कि उनकी ज़मीन से ईरान पे हमला किया जाए। मैं अपने तजुर्बे की बुनियाद पे ये कह रहा हूँ कि मुझे ये बहुत मुश्किल या नामुमकिन नज़र आ रहा है कि वो ईरान इजाज़त देगा कि बगराम एयर बेस पे एक तो उनको हैंड ओवर कर दे, नंबर 2 ये कि वहां से वो ईरान पे हमले करें। एक ये भी है कि चूंकि ट्रंप एक डील मेकर हैं और वो सबके साथ दुनिया में फाइनेंशियल डील्स ही कर रहे हैं, तो ईरान से भी वो सस्ता तेल लेने की एक लंबी डील चाहते हैं, दबाव में लाएंगे और फिर अमेरिका ईरान से एक सस्ते तेल लेने की एक डील कर लेगा जिससे अमेरिका को बहुत फाइनेंशियल बेनिफिट हो जाएगा अगली 1 दिहाई तक। आपको ऐसा कुछ पॉसिबल नजर आता है? नहीं, देखिए पॉसिबल तो दुनिया में हर चीज है, प्रोबेबल नहीं नजर आ रही। उसकी वजह यह है कि आप शायद भूलते हैं कि सऊदी अरब से ज्यादा तेल अमेरिका में है, और अमेरिका जो है उसको कोई तेल की इतनी जरूरत नहीं है कि वो सस्ता तेल ले। उसके वास्ते तो इतना है कि वो अपना हमें ना कंपेल कर दे कि पाकिस्तान हम उनसे एनर्जी इंपोर्ट करें। वो दुनिया के मुल्कों को अब कंपेल कर रहा है टैरिफ्स के जरिए कि हमसे तेल खरीदो। इंडिया ने ऑफर किया है कि हमसे एनर्जी खरीदेंगे क्योंकि वहाँ डेफिसिट का जो मामला है, प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि वो किसी मुल्क से अमेरिका का डेफिसिट नहीं रहने देंगे। क्या ये मुमकिन है? मेरे साथ से मुमकिन है नहीं ये, लेकिन आज का वो डिस्कशन नहीं है। लेकिन तेल वेल की उनको कोई खास परवाह नहीं, वही चाह रहे हैं कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब ना बनाए। उनकी गलती है कि उन्होंने वादे बड़े कर लिए थे 2018 के इलेक्शन से पहले, और उनको आदत है कि अपने आप को मजबूत दिखाते हैं कि मेरे सामने वो खड़ा नहीं हो सकता। और उन्होंने ईरान की पॉलिसी के नतीजे में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम ने प्रोग्रेस किया। उस वक्त आज ईरान के पास ये कैपेसिटी है कि कुछ महीनों में उनके पास इतना फिजाइल मटेरियल है, यूरेनियम एनरिच्ड अप टू 60%, कि वो अगर चाहें तो 6 बॉम्ब बना सकते हैं। वो बनाएंगे यानी उसका नतीजा होगा ईरान की भी तबाही होगी, मैं वो बात नहीं कर रहा, लेकिन वो उनको फिर ना इजराइल बचेगा ना कोई और बचेगा। तो इस स्टेज पे प्रेसिडेंट ट्रंप की जो पॉलिसी थी, अगर वो JCPO एग्रीमेंट्स से ना निकलते और IAEA की सेफगार्ड्स कायम रहते, तो जो P5+ जर्मनी का मुआहदा हुआ था, ईरान न्यूक्लियर वेपन्स ना बना सकता था और उसकी कैपेसिटी कम रहती। इन्होंने इन द मीनवाइल उस एग्रीमेंट से जब गए हैं तो ये इन्होंने उनकी सेंट्रीफ्यूजेस बढ़ गई हैं, उनकी कैपेसिटी टू रिफाइन भी बढ़ गई है, उनकी मेटलर्जी इंप्रूव कर गई है, और आज उनके पास ये कैपेसिटी है
कि वो 60% एनरिचमेंट पे उन्होंने इतना मवाद इकट्ठा कर लिया है कि दुनिया का अंदाज़ा है कि वो 6 बॉम्ब्स बना सकते हैं। तो प्रेसिडेंट ट्रंप को ये सोचना पड़ेगा, क्या वो ये चाहते हैं कि ईरान को तबाह करें और वो 4 महीने में 6 बम बना के जो तबाही कर सकता है वो कर दे, और अगर उसने कोई छुपा हुआ काम रखा है जो कि बईद नहीं कि जब एक मुल्क खतरे में होता है तो बहुत कुछ कर जानता है, तो प्रेसिडेंट ट्रंप को ये सोचना पड़ेगा। फिर प्रेसिडेंट ट्रंप के फौजी बैठे उस इलाके में, उनके बेसेस हैं, वो किधर जाएंगे? तो मेरा ये ख्याल है कि मैं शायद खुशफहम हूँ, मैं बॉर्न ऑप्टिमिस्ट हूँ, मुझे लग रहा है कि शायद ये मामला वहाँ ना पहुँचे और इनको कोई डील करनी पड़ जाए, और डील इस नौयत की होगी जो कि इजराइल पसंद नहीं करेगा। वो जो JCPO पुराना है उसके इर्द गिर्द होगी। ये मैं नहीं मानता कि उनको ऐसी डील लाएंगे कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तहस नहस कर देंगे, ईरान की मिसाइल मेकिंग कैपेसिटी तहस नहस कर देंगे, अमेरिका की जो ईरान की कन्वेंशनल वेपन्स हैं उन्होंने एक साबित कर दिया ईरान ने कि ये जो ड्रोन्स हैं उनको तो रूस ड्रोन्स यूज कर रहा है, उनके ड्रोन्स तो इजराइल के अगेंस्ट यूज हुए हैं, और उनकी इतनी कम कॉस्ट है कि एट वेरी लिटिल कॉस्ट दे कैन कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज एंड दे कैन कॉज अ लॉट ऑफ स्केयर। डैमेज तो वहाँ होती है ना, ठीक है आयरन डोम है इजराइल पे, वो इंटरसेप्ट करते हैं हर जगह, सारी दुनिया पे तो इजराइल वो डोम नहीं ना बैठा हुआ, तो इसलिए बहुत कैपेसिटी है ईरान की नुकसान पहुंचाने की। मुझे लग रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप शायद ये हासिल कर लें जो पहले मुमकिन था, उससे नीचे चले गए, JCPO से वापस चले गए। हाँ, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम वो शायद तैयार है कि उनको वो नई न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे, वो मॉनिटर करवा लेंगे, लेकिन जो इजराइल की ख्वाहिशात हैं या जो प्रेसिडेंट ट्रंप शायद समझते हो, मैं नहीं समझता वो अचीव कर सकते हैं बगैर जंग के। और जंग के जो नताइज हैं, एक तो प्रेसिडेंट ट्रंप घड़ी घड़ी कहते हैं कि मैं जंग नहीं करूँगा, नंबर 2 खुदा ना खास्ता जंग हुई तो मुझसे ना पूछें इस इलाके का क्या कुछ हो सकता है। वो जो टैरिफ इन्होंने लगाए हैं, एक तो वही दुनिया बदल गई है टैरिफ्स की, अब जब दूसरी ये जंग हो गई खुदा ना खास्ता तो पता नहीं कौन कौन सी तब्दीली आएगी। तो लग रहा है कि शायद कुछ अग्रीमेंट करा लें डरा धमका के। आपने देखा कि ईरान ने कहा, लीडरशिप ने, कि हम आपसे डायरेक्ट नेगोशिएशन नहीं करेंगे क्योंकि आप हमसे धमकियों से बात करते हैं, तो अगर आपने धमकियों से बात करनी है तो हम आपसे नेगोशिएशन नहीं करेंगे। तो अब मुझे नहीं पता, हाँ ठीक है इन्होंने अफगानिस्तान पे भी एक बॉम्ब गिरा दिया था, वो उसको भी ये कहते थे मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स, एक इतना बड़ा वो धमाका न्यूक्लियर नहीं कन्वेंशनल वेपन्स का था, डराने में तो वो माहिर हैं, लेकिन उसका नतीजा कुछ भी नहीं हुआ। अल्टीमेटली उनको तालिबान से नेगोशिएट करना पड़ा, ISI ने उनकी मदद की, जो वो बंदे वहाँ पहुँचे कतर में तो वो पाकिस्तान की मदद से पहुँचे थे। उनकी बॉम्ब ने अगर कुछ अचीव किया वो यही है कि जी नेगोशिएटेड सेटलमेंट की तरफ गए, और जो नेगोशिएशन जब उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई तो जिस तरीके से निकले हैं अफगानिस्तान से, वो अमेरिका की तारीख में एक ह्यूमिलिएशन ही गिनी जाएगी। अच्छे खासे नुकसान के बाद। बहुत शुक्रिया कसूरी साहब, थैंक यू सो मच। मुज़म्मिल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। इसी के साथ नाज़रीन मुझे सना के अबान को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।